टोटल 20 ईयर्स के लिए आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अमाउंट डाल सकते हैं। अब इसमें और एक चेंजेस है, नॉर्मली जो रहते हैं लोग, जो हाउसवाइफ है, ठीक है, जो बिजनेसमैन है, इन लोगों के लिए जो एज का क्राइटेरिया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का, वो 60 ईयर्स है। बट जो लोग जैसे जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने वीआरएस लिया है, वीआरएस जो होता है उसमें जो ईयर जो एज है वो है 55 ईयर्स। वीआरएस वालों को इस स्कीम में आप 55 ईयर्स के बाद भी आप ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ले सकते हैं, अलाउ है। सेकेंड है डिफेंस पर्सन, जो भी डिफेंस से रिटायर्ड होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो भी डिफेंस सेक्टर से जो लोग रिटायर्ड होते हैं, उनके लिए सीनियर सिटीजन में एज क्राइटेरिया 50 ईयर्स का दिया हुआ है। यानी 50 ईयर्स वाला पर्सन भी उस स्कीम में अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बाकी जो नॉर्मल जो अपनी सेविंग स्कीम है उससे काफी अच्छी है। इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा है, 7.4। सीनियर सिटीजन के हिसाब से हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ अमाउंट उनको उनके जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर मिलता रहता है। 7.4 अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चल रहा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का। तो ये स्कीम के बारे में पूरा डिटेल है। पेनल्टी है इसमें, अगर बिफोर मैच्योरिटी आप उसको क्लोज करते हैं तो पेनल्टी 1.5% है आफ्टर 1 ईयर एंड 1% आफ्टर 2 ईयर्स। और अगर इससे रिलेटेड किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कर सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ऊपर। यस मीना जी। हेलो मैम, नमस्कार मैम। जैसे आप अभी सीनियर सिटीजन में आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। आपका आवाज ना ब्रेक हो रहा है। हेलो हेलो, आ रही है? आ रही है आपका वॉइस। हेलो, हाँ मीना दीदी कहिए। हाँ, तो जैसे आपने 5 साल के बाद में आपने बोला एक्सटेंड कर सकते उसको, लेकिन इनके 7 ईयर्स के बाद में अपने को विड्रॉ करना है तो उसमें भी 1% 2% कटिंग होता है क्या? पेनल्टी लगेगा, क्योंकि आपने उसको पहले तो 5 ईयर्स मैच्योर हो गया, आपने फिर बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया उसको एक्सटेंड करने के लिए। बैंक उसको एक्सटेंड कर रहा है फिर से 5 साल के लिए, ठीक है, वो 5 ईयर्स के लिए फिर लॉक हो जाता है। फिर आप बोल रहे हैं कि आपको वो जो फंड है ना उस हिसाब से वो मैनेज होता है ना। अगर आप बिफोर जैसे 5 ईयर्स के लिए आपने लॉक कर दिया और बिफोर मैच्योरिटी आप उसको क्लोज कर रहे हैं तो उस केस में भी बैंक पेनल्टी लेता है, उसमें पेनल्टी कटता ही है मैडम। मतलब इसका कि आपको 15 साल के बाद में ही उसको विड्रॉ करना है? ऐसा कुछ नहीं, 5 ईयर्स के बाद आप उसको पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, और 10 ईयर्स मतलब एक्सटेंड किया है तो 10 ईयर्स के बाद में कर सकते हैं? आपने फिर उसको एक्सटेंड किया अगेन फॉर 5 ईयर्स ना, तो वो पूरा ब्लॉक कंप्लीट ब्लॉक पकड़ा जाता है, ठीक है। ओके, हाँ ओके, थैंक यू मैम। 2 क्वेश्चंस और हैं सोनल जी, मैं रीड आउट कर लेती हूँ। इसमें है कि अगर जॉइंट अकाउंट है ये तो टोटल 60 लाख डिपॉजिट कर सकते हैं या 30 लाख ही करना है? 30 लाख मैक्सिमम लिमिट है। 30 लाख जॉइंट अकाउंट हस्बैंड वाइफ का है। सपोज फर्स्ट होल्डर अगर हस्बैंड है तो उनके नाम पे 15 लाख जाएंगे। नया अकाउंट ओपन होता है फिर उसमें फर्स्ट होल्डर जैसे वाइफ है तो वाइफ के नाम पे 15 लाख। मैक्सिमम आप इसमें जॉइंट अकाउंट में 30 लाख से अलाउ है। 15 लाख या 30 लाख? जॉइंट अकाउंट अगर होता है, ठीक है, अच्छा। मैं सिंगल पर्सन मैक्सिमम 15 लाख से डिपॉजिट कर सकता है। और जॉइंट अकाउंट है तो उसमें 30 लाख हो सकते हैं? हस्बैंड वाइफ दोनों अबाउ 60 है, सीनियर सिटीजन है, तो वो लोग अपने नाम से सिंगल 15 लाख से 2 डिपॉजिट कर सकते हैं। टोटल मैक्सिमम जॉइंट अकाउंट 30 लाख। ओके ओके, एक ही अकाउंट में 2 डिपॉजिट्स हो सकते हैं? 2 अकाउंट अलग अलग खुलेंगे उनके सीनियर सिटीजन को। ओके ओके, यानी 30 लाख 2 अकाउंट का मिलाकर 30 लाख हो जाता है। मैक्सिमम डिपॉजिट 30 लाख अलाउ है जॉइंट अकाउंट को हस्बैंड वाइफ। ओके, ये जो इंटरेस्ट इस पर मिलता है
वो टैक्सेबल होता है या टैक्स फ्री होता है? ये टैक्सेबल है। ओके। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो इंटरेस्ट है ना वो टैक्सेबल है। और ये जो डिपॉजिट्स हैं ये इंस्टॉलमेंट में देना है या वन स्ट्रोक में देना है या कितने मैक्सिमम या मिनिमम? ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। सपोज अगर आपके पास एट प्रेजेंट 5 लाख रुपीस है और आपको वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डिपॉजिट करना है, तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अलग से एक अकाउंट ओपन होता है, ठीक है। आप उसमें वो 5 लाख रुपए डाल दिए, 2021 में आपके पास 5 लाख है, आपने उठा के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में वो अमाउंट डिपॉजिट कर दी। नेक्स्ट ईयर कुछ मनी और आपके पास आ रहा है और आपको लग रहा है कि मुझे इसमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है, क्वार्टरली भी आ रहा है जो कि आपको अगर यूज में है, तो आप नेक्स्ट ईयर सपोज आपके पास और 2 लाख है और आपकी इच्छा है कि वापस मुझे उसमें डालना है, तो फिर से नया अकाउंट ओपन होगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का, ठीक है। और उसमें आप 2 लाख रुपीस डिपॉजिट कर सकते हैं। ऐसे आप मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के, बट एक ही कंडीशन है, अमाउंट 15 लाख के ऊपर जाना नहीं चाहिए, 15 लाख के ऊपर लेता ही नहीं है। ओके। ठीक है ना, लिमिट मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं जब भी मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, साल में 3-4 जितने आपको करने आप ओपन कर सकते हैं। आपके ऊपर जैसे जैसे फंड आता है आपके पास, आप उस हिसाब से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं मल्टीपल। बट सिर्फ एक ही चीज हमेशा ध्यान में रखनी कि 15 लाख के ऊपर इसमें अलाउ ही नहीं करता है। ओके, है ना। हाँ। किस बैंक में ओपन कर सकते हैं? एनी नेशनलाइज्ड बैंक, पोस्ट ऑफिस, आप वहां पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ओपन कर सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट है ना, तो कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक में ये अकाउंट ओपन हो जाता है। ओके। मीना जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? इस अकाउंट को और मैं एक चीज बता देना चाहती हूँ, जो रिक्वायरमेंट है, पैन कार्ड मस्ट है। पैन कार्ड, आधार कार्ड जो है, ये 2 चीजें मस्ट है, लगती ही है, ठीक है। और आपका एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए उस बैंक में। ओके। मैडम वो कभी क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिलता है? मेरा आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ हाँ, हाँ, आ रही है। क्वार्टरली जो इंटरेस्ट मिलता है वो अपने अकाउंट में जमा होता है, लेकिन जब ये आप फाइनल ड्रॉ करते हो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद में, तो आपको जितनी डिपॉजिबल अमाउंट है उतनी मिलेगी या उसके ऊपर भी कुछ आपको इंटरेस्ट और ये मिलेगा नहीं एडिशनल? कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने 15 लाख डाला है, गवर्नमेंट आपको क्वार्टरली 15 लाख के ऊपर जो भी आपका इंटरेस्ट है वो दे रही है। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो आपकी 15 लाख अमाउंट है वो पूरी की पूरी आपके अकाउंट में जमा होगी, उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी जमा नहीं होगा अलग से, क्योंकि उसका इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी पेड हो चुका है। लेकिन वो 15 लाख के ऊपर जब भी अपन विड्रॉ करेंगे तभी उसके ऊपर में क्या आपको टीडीएस पड़ेगा? नहीं, उसमें टीडीएस नहीं कटेगा मैडम। जो आपको इंटरेस्ट जो मिल रहा है ना, जो इंटरेस्ट रहता है ना, उसके ऊपर टैक्स लगता है। जो आपका प्रिंसिपल, लेकिन जब भी वो करेंगे, विड्रॉल अमाउंट कर लेंगे, तो आपके खाते में वो जमा होगा, तो तभी आपकी तो ईयरली टीडीएस में वो पकड़ा जाएगा? नहीं, वो ईयरली टीडीएस में नहीं पकड़ा जाएगा। वो सीनियर सिटीजन स्कीम में जब अपन ने 5 साल पहले डाला था, वो तभी वो फंड को अपन देखते कि वो फंड कहाँ से आया हुआ है, ठीक है ना। वो उसी ईयर में वो काउंट हो जाता है। ओके ओके। इसमें सोनल जी क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है ना? यस यस, क्वार्टरली। और हाउ मच इज मिनिमम वी कैन गेट फॉर सीनियर सिटीजन स्कीम? मिनिमम 10,000 से भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसमें कुछ ये नहीं है। ओके। और इसमें लॉगिन पीरियड कब से शुरू कंसिडर होगा? लॉगिन इन द सेंस, किरण जी, आप हैंड रेज करिए अगर आप पूछ सकते हैं तो। यस किरण जी, प्लीज हैंड रेज करिए। हाँ जी, यस, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। नहीं, जब मतलब जैसे हेलो, यस कहिए। हाँ, जब से हम जैसे पहले आप बोल रहे कि 2 लाख डालो, फिर मतलब ऐसे करके 5 लाख मिनिमम डालना है, 15 लाख मिनिमम डालना है ना? तो मैक्सिमम है। अच्छा अच्छा, तो स्टार्टिंग से ही वो लॉगिंग पीरियड शुरू होता है क्या 5 साल का? देखिए, मैं इसमें सिंपल बताती हूँ आपको। जैसे सपोज आज 2021 में आपने एक अकाउंट ओपन किया, आपके पास 1 लाख रुपए है और आपको लग रहा है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डालना है,
तो वो जो अकाउंट ओपन हुआ है वो 2021 में हुआ है, जिसकी मैच्योरिटी रहेगी वो 2026 में रहेगी मैच्योरिटी, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट अकाउंट आप ओपन करें 2022 में, तो हाँ। उसकी जो मैच्योरिटी है अकाउंट अलग से ओपन होगा, ठीक है। एग्जिस्टिंग अकाउंट में वो अमाउंट डिपॉजिट नहीं होगा। ओके ओके 1 लाख आपने डिपॉजिट कर दिया है, मैं फिर से उसी अकाउंट में 1 लाख डालती हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपको मल्टीपल अकाउंट, जितने बार आपको डिपॉजिट करना है उतने बार नया अकाउंट खुलते जाएगा, ठीक है। तो जैसे सपोज Yes. 2022 में अगर एक अकाउंट ओपन हो रहा है तो उसका मैच्योरिटी 2027 में रहेगा। राइट ओके जिस समय आप पैसा डाल रहे हैं उस समय से 5 साल आप पकड़ के चलिए मैच्योरिटी को, फाइन। वाला सीमा अकाउंट नहीं होगा, है ना। सीमा जी 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 मैम, मुझे ये पूछना है कि सीनियर सिटीजन अकाउंट जो बता रहे हैं वो 60 इयर्स के एज की बाद के इन्वेस्टमेंट के लिए है कि बिफोर 60 से हम लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं? 60 प्लस। 60 प्लस, अच्छा, बिफोर से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं? और जो है ना उसके लिए कुछ कुछ ही लोगों को वो दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई रिटायर्ड हो रहा है, कोई वीआरएस ले रहा है ना, तो वीआरएस वालों के लिए 55 इयर्स का है, उसके लिए रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं, तो ही उन लोगों का ओपन होता है 55 इयर्स में। कोई आर्मी वाले, डिफेंस वाले हैं, तो इन लोगों के लिए एज का क्राइटेरिया 50 इयर्स है सीनियर सिटीजन के लिए, यानी अगर वो 51 इयर्स के है तो वो लोग ओपन कर सकते हैं। बट नॉर्मल हाउसवाइफ है, बिजनेसमैन है, इन लोगों के लिए एज क्राइटेरिया 60 ही है। ओके और मैम एक और चीज, सर्विस पर्सन हूँ मैं, तो मैंने पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और एफडीज है, तो एफडीज का इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट क्या टैक्सेबल होगा? एफडीज देखिए मैडम, टैक्स के क्राइटेरिया में आते हैं तो इंटरेस्ट तो सभी टैक्सेबल रहते हैं। अगर आप के स्लैब में आ रहे हैं, आपका एनुअल इनकम अबव कर जा रहे हैं 5 लाख के, तो टैक्स तो लगना ही है। ओके तो जो भी मोर देन 10,000 अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो मुझे दिखाना पड़ेगा फॉर्म 16 में? हाँ, वो दिखाना पड़ेगा आपको। इस जैसे ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इसमें आप 15 GH का फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते कि टैक्स नहीं कटना चाहिए, इसके लिए बैंक आपसे एक फॉर्म लेता है एवरी अप्रैल में, वो फॉर्म होता है बैंक में। अगर आप नहीं करते तो आपका टीडीएस कटता है। वो एलिजिबल है सिर्फ एफडीज के लिए। एफडी के ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट है, एफडी पे इंटरेस्ट आता है और आपके बहुत सारी एफडी है, तो आपको लगता है कि मेरा टैक्स नहीं कटना चाहिए, तो फॉर्म 15G जो है बिलो 60 उनके लिए है, और 15H बिलो अबव 60 जो है उनके लिए है 15H। तो ये एवरी अप्रैल में आपको भर के देना ही है फॉर्म एफडी, ठीक है ना। आपको नहीं कटवाना है तो, और अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो टीडीएस कटने दीजिए उसका। ओके और पोस्ट ऑफिस का वो तो लगेगा ही? पोस्ट ऑफिस का एफडीज पे तो कटेगा ही ना टीडीएस, आपको फॉर्म वो लोग देते होंगे। स्कीम जो है इसमें भी टैक्स कटता है, टीडीएस कटेगा इसमें, जो रिटर्न आएगा इंटरेस्ट टीडीएस कटेगा। एमआईएस स्कीम में, एमआईएस स्कीम एमआईएस में भी कटता है, कटेगा। अच्छा सोनल जी, इसमें इंटरेस्ट रेट क्या बताया आपने, प्लीज रिपीट करिए, कुछ लोग जानना चाहते हैं। 7.4 एट प्रेजेंट, वो चेंज होते रहता है, फिक्स नहीं रहता है। 7.4 हाँ, वो फिक्स नहीं रहता है, वो क्वार्टरली चेंज होते रहता है। नॉर्मली बाकी ओटीज है अपनी या बाकी जो स्कीम है ना, उससे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप कंपेयर करते हैं तो अच्छा है, काफी अच्छा है। अभी अगर सीनियर सिटीजन की नॉर्मल एफडी भी आप बनाने जा रहे हैं, मैं एक एग्जांपल हमारे एसबीआई की बात कर रही हूँ, तो उसमें सीनियर सिटीजन का 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 5.5% है, 5.5 फॉर सीनियर सिटीजन। और नॉर्मल अगर कोई ओपन कर रहा है एफडी तो उसका 5% है, जो कि बहुत कम है। राइट, यस मनीषा जी। हाँ, मुझे क्वेश्चन पूछना था ये सोनल जी कि सीनियर सिटीजन स्कीम जो है ये, इसमें क्या क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है? मैं अपनी मदर के लिए पूछ रही हूँ। अगर इसमें क्वार्टरली इंटरेस्ट ले सकते हैं, इसमें क्वार्टरली ही इंटरेस्ट आता है। तो वो सेविंग अकाउंट में, जो उसी बैंक में जो सेविंग अकाउंट है उसमें अपने आप ही डिपॉजिट हो जाता है। सिटीजन सेविंग स्कीम में आप जब अकाउंट ओपन करते तो आपको सबसे पहले तो आपका उस बैंक में सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। ओके, जैसे एसबीआई का अगर मैं करती हूँ तो कोई
फिक्स्ड अमाउंट मतलब करके करना पड़ता है क्या ये? फिक्स अमाउंट नहीं, आप कितना भी डिपॉजिट कर सकते हैं, मिनिमम 10,000 है आपका। एक सेविंग ओके अकाउंट, उसी से वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट लिंक होता है, ठीक है। आपको ओके चेक देना होता है, विदाउट चेक ये अकाउंट ओपन नहीं होता है, इसके लिए चेक कंपलसरी है। तो जिस अकाउंट का ओके दे रहे हैं उसी अकाउंट एवरी क्वार्टर क्रेडिट होता है। ओके एंड मिनिमम मतलब जैसे 1 लाख का भी कर सकते हैं हम लोग? हाँ, जहां से पैसा डेबिट हो रहा है इंटरेस्ट उसी अकाउंट में क्रेडिट होगा। और ये मतलब कुछ 5 इयर्स, आप क्या कह रहे थे 5 इयर्स बाद क्या मिलता है? मतलब 5 इयर्स का समझ नहीं आया कि 5 लॉक इन पीरियड होता है, कुछ बता रहे थे ना? 5 years इज लॉकिंग पीरियड फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग्स। ओके आप उसमें विड्रॉ भी कर सकते हैं, यू कैन विड्रॉ आफ्टर 1 year आल्सो, बट देयर इज पेनल्टी, 1.5% इज पेनल्टी, जो कि आपके प्रिंसिपल से माइनस होता है। ओके, प्रिंसिपल यानी जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है ना, उस अमाउंट से 1.5% का पेनल्टी हाँ कटता जी। अच्छा, और इसमें भी 15H देना पड़ता है हमें क्या? है। सॉरी, 15H भी इसमें भी देना पड़ेगा क्या हमें? 15H लागू ही नहीं है। 15H इज ओनली फॉर एफडीज, नॉट फॉर ओनली सीनियर फॉर एफडी ना? सिटीजन, इट इज ओनली फॉर एफडीज। ओके, थैंक ये यू। मीना जी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है ना इसका एफडी से, तो बेटर है ना इसका सीनियर सिटीजन? गवर्नमेंट ने जो है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए ये स्कीम लाई हुई है, जो कि बहुत अच्छी है। नॉर्मली सीनियर सिटीजन जो रिटायर्ड होते हैं आफ्टर 60s, उनके पास जो लमसम अमाउंट आता है, वो उसको ये चाहते हैं कि अपना पैसा सेफ है, इंटरेस्ट क्वार्टरली आता है तो वो उनको हेल्पफुल हो जाता है। यानी ये सारा जो ये स्कीम जो बनाई गई है स्पेशली 60 इयर्स हाँ वाले जी। के हिसाब से ही ये डिजाइन हुई है, तो ये बहुत अच्छी है। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 साल लॉकिंग है, एक्सटेंड आप 15 साल 20 साल तक इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, और क्वार्टरली इंटरेस्ट आता है। मेन यानी आपका पैसा तो ब्लॉक हो रहा है 5 इयर्स के लिए, बट आपको उसके ओके, ऊपर और एक चीज और पूछनी थी मुझे ये, हाँ जी, yes, कि yes, ये जो पोस्ट ऑफिस जैसे पूछ रहे हैं, अगर MIS नहीं है हमारा पोस्ट ऑफिस में, नॉर्मल हमने सेव किया हुआ है ऐसे ही, मम्मी ने सीनियर सिटीजन नहीं करा हुआ उसमें, 70 ईयर्स पे नॉर्मल इन्वेस्ट किया हुआ, तो उसका भी कोई टैक्स कटता है क्या? 15H देना पड़ता है पोस्ट ऑफिस में भी? टीडीएस का क्राइटेरिया है, एमआईएस में भी टीडीएस कटता है। नहीं, MIS नहीं है उनका, जैसे ऐसे ही सेव करा हुआ है हमने, मंथली वाला नहीं है हमारा सिस्टम। अमाउंट देखिए सर, एक पर्टिकुलर स्लैब के ऊपर अगर जा रहा है आपका इंटरेस्ट, तो उसमें टीडीएस कटता ही है। आपको बैंक या कोई पोस्ट ऑफिस बोलता है कि उसके ऊपर आप 15G अगर वो एलिजिबल है उस फंड के लिए, तो वो आप अगर सबमिट करके देते हैं तो फिर नहीं कटेगा। और क्लोज भी कर सकते हैं ना पोस्ट ऑफिस का, क्योंकि काफी कम परसेंटेज है, 4% में पड़ा हुआ हमारा। वो एक्चुअली उसका क्या क्राइटेरिया, वो मैंने अभी, मुझे आइडिया नहीं है उसका। एक बार वो देखना होगा आपने को, वो उनको आप मैच्योरिटी वहीं वैल्यू, जाके पता करना पड़ेगा। मैच्योरिटी क्या है, आपने एग्जैक्टली किस चीज में ओपन किया है, वो पहले पूरा कंफर्म कीजिए, और आप वहीं पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी ओपन कर सकते हैं, यानी वहां पे भी वो ऑप्शन है। हाँ हाँ, ओके। 8% बेटर है अपने आप। थैंक यू मैम। ओके, आई थिंक सोनल जी वी कैन मूव अहेड, हम लोग अब आगे चल सकते हैं। हेलो मैम। हेलो हेलो। यस, मैम, जैसे अपने एक एफडी किया हुआ है और वो एफडी कभी रिन्यू नहीं कर पाए, कोई सीनियर सिटीजन है, ज्यादा एजेड है, बैंक में नहीं जाते, लेकिन अभी न्यू जो रूल्स आया है कि आपको पर्सनली जाके ही एफडी रिन्यू करना है, तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं? जिसका एज ज्यादा है और वो घर में ही है, वो नहीं कर पा रहे हैं वहां से, तो क्या करेंगे उसके लिए? पहली चीज तो एफडी ऑटो रिन्यू होता है मैडम, ठीक है ना। नहीं, रूल आया है ना मैडम ऐसा कि एफडी रिन्यू करना है आपको, तभी बैंक में जाके उसको रिन्यू करना पड़ेगा करके, पर टीवी के ऊपर में न्यूज में बताए थे मैम। अभी एट प्रेजेंट तो ऐसा कुछ शुरू नहीं हुआ है मैडम बैंक में, हमारे यहाँ तो नहीं है। एसबीआई में मैं बता रही हूँ आपको, जैसे ऑटो रिन्यूअल का ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। ऑटो रिन्यूअल में वो डायरेक्टली ऑटो रिन्यू हो जाती है आपकी एफडी, अगर आप नहीं भी जा पा रहे उस डेट को, बट उस डेट से वो आपका एफडी ऑटो रिन्यू हो जाता है। अगर आपको ऐसा बोला गया है कि वो ऑटो रिन्यू नहीं होगा और वो पर्सन नहीं आ सकता है, तो डोअर स्टेप बैंकिंग करके भी ऑप्शन है मैडम, ठीक
ठीक है, कौन सा मैम, रिपीट करेंगे प्लीज? करके एक ऑप्शन है। अच्छा, बैंक का स्टाफ आपके घर पे आता है ओके, और फिर उसका प्रोसेस करके दे देता है। उसके लिए कुछ अलग से उसका है चार्जेस है, वो पे करने होते हैं बैंक को। लेकिन इनकेस वो ऑटो रिन्यू होते रहा, कितने साल तक ऑटो रिन्यू होके आपको ये रखा, इनकेस वो उसकी डेथ हो गई ऑटो रिन्यू मैडम 7 इयर्स तक होगा, 7 इयर्स तक होगा, ओके ओके, टर्न्स होंगे। सपोज आपका 2 साल का लॉकिंग, जैसे आपने एफडी बनाया 1 साल के लिए, तो वो हर साल 7 साल तक वो रिन्यू होगा। 5 साल का अगर एफडी बनाया है आपने, तो वो 2 ही बार रिन्यू होगा। ओके, मतलब ऑटो रिन्यू अलाउड है, लेकिन इनकेस वो डेथ हो जाती है उसकी, तो जो नॉमिनीज है उसको पैसा ऑटोमेटिकली उसके नाम के ऊपर में मिल जाएगा। एफडी पे जो नॉमिनी रहेगा उन्हीं के अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट होता है। वो आपको बस वो सब उनका रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने होते हैं बैंक को। अगर एफडी होल्डर की डेथ होती है, तो जैसे डेथ सर्टिफिकेट, ये वो उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, नॉमिनी का डिटेल्स, नॉमिनी का केवाईसी, ये सब सबमिट कर दोगे तो वो इजीली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है उसमें। नॉमिनी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, हाँ जी सोनल जी, वी कैन मूव अहेड। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना टॉपिक, ये हो गया है ना क्लियर सबको, तो मैं फिर अगला टॉपिक लेती हूँ। हाँ जी, HUF के बारे में। HUF जो है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये एक अकाउंट ओपन होता है, ठीक है, जो कि HUF अकाउंट जो है, इसको कौन ओपन कर सकता है, किसके लिए ये बना हुआ है अकाउंट? तो ये स्पेशली जो अपने हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन, यही लोग HUF अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मुस्लिम, पारसी और ईसाई, इन कम्युनिटी के लोगों को HUF अकाउंट ओपन करने की परमिशन नहीं है। सिर्फ हिंदू, बौद्ध, सिख और ईसाई, यही लोग HUF अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। सेकंड, और इसमें एक चीज ये बोलनी है कि केरल स्टेट में HUF अकाउंट को कोई मान्यता ही नहीं है, ठीक है। जो एक अपना इंडिया में सिर्फ केरल स्टेट ही ऐसा है जिसमें HUF को कोई मान्यता नहीं दी गई है। HUF अकाउंट जो है, जो अपनी फैमिली है, ठीक है ना, जैसे उसमें मिनिमम 2 लोग, 2 को पार्टनर्स चाहिए रहते हैं HUF अकाउंट ओपन करने के लिए। जैसे फादर है, बेटा है, तो ये दोनों मिलके एक HUF अकाउंट ओपन कर सकते हैं। HUF अकाउंट में पहले ऐसा होता था कि सिर्फ लड़का ही जो है उसमें HUF में आ सकता था, बट हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के हिसाब से अब लड़कियां भी HUF अकाउंट में आ सकती है, को पार्टनर बन सकती है HUF में। HUF जो है ना, बहुत वास्ट है एक्चुअली। इसके बारे में डिटेल से एक अपने को अलग से सेक्शन लेना, सेशन लेंगे अपन, क्योंकि ये इतना डिटेल में इसके बारे में नहीं बता सकते। ये ATC में भी, इसमें टैक्स में भी काफी छूट मिलती है HUF में। तो HUF का जो सेशन है वो मैं आगे के इसमें कवर कर दूंगी। अभी तो सिर्फ बेसिक ही मैंने 2-3 चीजें बताई है कि मिनिमम 2 लोग लगते हैं HUF अकाउंट ओपन करने, बेटा और पिताजी या लड़की या फादर, ऐसे जॉइंट में ये HUF अकाउंट ओपन होता है। जो मेन रहता है कर्ता, जैसे जो घर का बड़ा, सबसे बड़ा फैमिली मेंबर रहता है कर्ता, उसके नाम पे ये मेन अकाउंट ओपन होता है। बाकी सब को पार्टनर्स रहते हैं इसमें HUF अकाउंट में। ओके, ठीक है ना, जरूर से हम लोग ये सेशन HUF का काफी बेनिफिशियल एंटिटी है HUF, इसके बारे में हम लोग जरूर से इसका फुल्ली डिवोटेड एक सेशन लेंगे, और इसकी पूरी बारीकियों पर हम लोग ध्यान रखते हुए इसका पूरा बेनिफिट भी लेंगे। तो जल्दी हम लोग प्लान कर लेंगे HUF के लिए एक अलग से सेशन। ओके, ठीक है। जो है, एक मुझे कल पूछा था कि EPF के बारे में, EPF और PPF का डिफरेंस क्या है करके। तो EPF जो होता है ना, वो कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जाके EPF अकाउंट नहीं ओपन कर सकता है। EPF कोई कंपनी, अगर आप कहीं सैलराइड है तो कंपनी वो अकाउंट ओपन करती है, वहां जो एम्प्लॉइज है उनके लिए। मिनिमम वो कंपनीज में अगर 20 एम्प्लॉइज के ऊपर है
तो वो लोग उनका ईपीएफ अकाउंट ओपन करते हैं। ईपीएफ का लॉन्ग फॉर्म है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और पीपीएफ जो है ना वो पर्सनल है, आप सिंगल अपने नाम पे पीपीएफ अकाउंट अलग से खुलवा सकते हैं, ठीक है ना। और ईपीएफ जो है वो एम्प्लॉय के लिए होता है जो कहीं जॉब कर रहे हैं और जिनकी सैलरी 15,000 से नीचे है, उनको तो कंपलसरी ईपीएफ अकाउंट ओपन करने का बोला है गवर्नमेंट ने, कंपलसरी। उस कंपनी को उस कंपनी में जो लोग बिलो 15,000 जिनका सैलरी है उनका ईपीएफ अकाउंट ओपन होता है। अब ईपीएफ जो अकाउंट है इसमें जो इंस्टॉलमेंट है ना वो 1800 मिनिमम है, और मैक्सिमम आप 12% ऑफ योर सैलरी इसमें से आप कटवा सकते हैं। तो ईपीएफ के बारे में इतना, जो कंपनी वाले हैं उनसे रिलेटेड है। अगर पर्सनली देखा जाए तो ईपीएफ अकाउंट जो है अपने लिए ये पर्सनल लेवल पे कोई काम का नहीं है ईपीएफ अकाउंट, क्योंकि ये खुलता ही कंपनी के थ्रू है। ईपीएफ किसी भी एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय के लिए खुलता है, और जो पीपीएफ अकाउंट है वो अपन पर्सनली अपने लिए ओपन कर सकते हैं। इसका रिटर्न है, ईपीएफ में जो रिटर्न है ना नॉर्मली 8 to 9% का रिटर्न आ जाता है। इसमें अगर आप कंटिन्यू इसमें डालते रहते हैं तो इसमें रिटर्न्स काफी अच्छे हैं ईपीएफ में, और रिटर्न्स भी टैक्स फ्री रहते हैं इसके ईपीएफ के। और आप इसका एटीसी में भी जो अमाउंट आपका डिडक्ट होता है उसका बेनिफिट ले सकते हैं ईपीएफ में। ओके, एचयूएफ हस्बैंड वाइफ खोल सकते हैं ना? नहीं, हस्बैंड वाइफ का नहीं खुलता है एचयूएफ, वाइफ एज अ मेंबर रहेगी। ओके, वाइफ को पार्टनर्स नहीं बन पाती है। बच्चे बनेंगे जो उस फैमिली में पैदा होता है, बर्थ जिसका होता है ना उसका होता है। अच्छा, सपोज कोई एक फैमिली है, उसमें अगर जैसे फादर का है, दादाजी का उसके अकाउंट है एचयूएफ, उसमें उसके फादर है और उनके यहाँ पे अगर पोता होता है तो वो एचयूएफ में को पार्टनर कहलाएगा। बट अगर उसकी जो वाइफ है वो को पार्टनर्स में नहीं आएंगी, वो मेंबर में आएंगी उनके। ओके, शादी होके अगर कोई आता है उस फैमिली में तो वो मेंबर कहलाता है, वो को पार्टनर्स में नहीं आता है। और बेटी को पार्टनर हो सकती है? बेटी तो को पार्टनर, वो सेक्शन अभी आया है ना 2005 में अमेंडमेंट। ऐसा था कि सिर्फ लड़के ही होते थे, बट इसमें अभी अमेंडमेंट हुआ है 2005 में, तो बेटी भी हो सकती है। ओके, एनपीएस अकाउंट के बारे में कोई पूछ रहे हैं? एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम जो है, तो इसका तो डिटेल मैं लूंगी अलग से बाद में, जब ये एचयूएफ का अपन लेंगे ना, एनपीएस का भी उसी में कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, फाइन। पीपीएफ के बारे में किसी को पूछना था? ये श्वेता जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आप प्लीज हैंड रेज करिए। यस, यस प्लीज। हेलो मैम, एक्चुअली एक पीपीएफ अकाउंट हमारा था। उसके बाद जब हम हर साल उसमें पैसे भी डाल रहे थे, फिर जिस साल हमने उसका आखिरी साल था तब हमने उसमें पैसे डाले। वहां पे बैंक ने हम एक्सेप्ट भी कर लिया, डिपॉजिट भी कर लिया, लेकिन 1 महीने बाद उन्होंने हमें वो अपने बैंक से उन्होंने हमें वो पैसे वापस कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि आपका अब वो जो टाइम लिमिट था 15 इयर्स का वो हो चुका है, अब आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो हम आपको आपका पैसा लौटा रहे हैं जो आपने इस साल डिपॉजिट किया है। तो हमने उनको वही क्लैरिफाई किया कि करना चाहा कि हम तो कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसीलिए एप्लीकेशन भी डाला हुआ है, लेकिन आपने उसको नहीं किया कंटिन्यू, और हमारे पैसे डिपॉजिट करने के बाद आपने वापस कर दिया। तो उन्होंने माना नहीं उस चीज को, और हमको उन्होंने कंटिन्यू नहीं करने दिया उसको, और उसको क्लोज कर दिया। तो मैच्योरिटी पीरियड जो था वो आपने चेक किया कब का था? हमने चेक किया था, तो
जो हमने जो समझा उसके हिसाब से कि वो साल हमको उसको कंटिन्यू करने के लिए एप्लीकेशन देना था, उसी साल जब हमने पैसे दिए तब। लेकिन लेकिन उन्होंने उनके हिसाब से वो 15 इयर्स हो चुके थे। जो मैच्योरिटी पीरियड है ना वो क्लियर कट मेंशन होता है मैडम, ठीक है ना। या फिर अपने को जैसे अपने पता है कि अब 15 साल होने वाले हैं, 1 साल पहले ही उसका पूरा डिटेल लेके रखना चाहिए, क्योंकि एक बार जब वो मैच्योरिटी पीरियड हो जाता है, ठीक है, 31st जो भी जिस डेट को भी आपने अकाउंट ओपन किया और उसमें मैच्योरिटी पीरियड हो गया है और आपने उसको एक्सटेंशन के लिए नहीं दिया है बिफोर मैच्योरिटी, उसके कुछ दिन पहले ही आपको एक्सटेंशन के लिए उसको डालना होता है, ठीक है। अगर आपने उसको एक्सटेंड नहीं किया है तो वो अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। ओके, यानी बिफोर मैच्योरिटी डेट आपको बैंक में जाके एक रिटर्न में एप्लीकेशन प्लस इसका एक फॉर्म सी करके आता है एक्सटेंशन का, वो फॉर्म भर के देना होता है। ओके, फाइन। मैम जब हमने पैसे वहां डिपॉजिट करने के लिए गए थे तो हमने उनसे पूछा था कि हमको अभी करना है इसको, क्योंकि हम तो डिपॉजिट करने आए हैं, कि हम अभी एप्लीकेशन डाल दें कि हम थोड़े दिन बाद करें। तो एक्चुअली वो फेब या मार्च चल रहा था और उन्होंने कहा कि आप अभी सबमिट कर दीजिए, मतलब डिपॉजिट कर दीजिए और इसके बाद आप एप्लीकेशन दे दीजिए तो हम उसको कंटिन्यू कर देंगे। डिपॉजिट तो या कैश दी? मैम सॉरी, चेक से किया था, चेक से किया था। चेक किया था। चेक सेम ब्रांच का था? नो मैम, दूसरे ब्रांच का था। जैसे हाँ। सब कहाँ पे आपका पीपीएफ अकाउंट? हमारा था बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। चेक कौन से बैंक का दिया था आपने? एक्सिस बैंक का। ये चीज कैसा है ना, ये क्लियर नहीं हो पाती है। इसमें कैसा होता है, ये चेक जाता है क्लियरिंग को। ओके, सिंपल इसमें। लेकिन मैम हमने पता किया था और वो पैसे निकल गए थे और हमारे इसमें जमा भी हो गए थे, मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के पहले। आपके अकाउंट में जमा नहीं हुई हो गए थे तभी तो उन्होंने वापस किया। उन्होंने अपने मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चेक हमको लिख के हमको वापस किया, हमारा चेक वापस नहीं किया। चेक क्लियर हुआ है आपका मैडम? मैं ये नहीं बोल रही हूँ, आप एक बार कंफर्म कीजिएगा। मैम कंफर्म किया हमने और उनको हमने ये भी बताया कि हमारा डिपॉजिट हो गया था वहां पे और उन्होंने फिर खुद से अपने बैंक का जो रहता है चेक, उसमें वो 15 जो था, जो अमाउंट था वो उन्होंने हमको वापस कर दिया, ये बोल के कि अभी आगे इसमें नहीं हो सकता है करके। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपने जो भी अमाउंट का चेक किया था, हाँ, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ था क्या? हाँ हुआ था। एंट्री है उसका? एंट्री मैम अभी पीपीएफ अकाउंट को मैम एक्सिस से निकल गया था, एक्सिस से निकल गया था। तो नहीं बोल रही हूँ, मेरा पॉइंट आप समझिए। हाँ जी बताइए। आपने चेक किया था, कौन से बैंक का चेक किया है आपने? एक्सिस का जी। और आपका पीपीएफ अकाउंट कौन से बैंक में है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आपका पीपीएफ अकाउंट है और आपने एक्सिस का चेक दिया है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र उस चेक को क्लियरिंग के लिए पीपीएफ एक्सिस बैंक में भेजेगा। जी। बट क्या होता है, डायरेक्टली पैसा पीपीएफ अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। हर बैंक का अपना एक पार्किंग अकाउंट होता है मैडम, ठीक है। जी। जैसे आपका चेक है एक्सिस बैंक का और ये दिख रहा है कि ये पीपीएफ अकाउंट है करके, तो ये चेक का अमाउंट है ना, ये बैंक के पार्किंग अकाउंट में जमा होता है मैडम पहले। यानी क्लियर होगा आपका, ठीक है। चेक क्लियर होने के बाद वो अमाउंट जो है वो कहाँ आता है? बैंक के पार्किंग अकाउंट में आता है और पार्किंग अकाउंट की एंट्री फिर आपके पीपीएफ में जाती है। ओके, ठीक है। अगर आप होम ब्रांच का, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का ही चेक है और बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका पीपीएफ अकाउंट है, तो वो सेम डे क्लियर होता है, सेम डे पता चलता है कि वो एक्सटेंड हुआ है, मैच्योर्ड हुआ है, नहीं हुआ है। प्रॉब्लम तब आती है जब दो अलग अलग बैंक्स होती है, क्योंकि उनका क्लियरिंग जो है वो उसी बैंक में जाएगा, वो चेक वहीं से क्लियर होगा और ये अमाउंट डायरेक्टली क्लियरिंग का पीपीएफ में नहीं ले सकते बाय रूल। ये अमाउंट पहले बैंक के पार्किंग में जाता है। ये ऐसा हुआ होगा आपके केस में कि ये अमाउंट पार्किंग में गया हुआ है, ठीक है। आपका चेक हो गया यूज, चेक डेबिट हो गया एक्सिस बैंक से, वो अकाउंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पार्किंग में वो अमाउंट चला गया। जब वो पार्किंग से अमाउंट को आपके पीपीएफ में जब वो क्रेडिट करने जा रहे होंगे तो अकाउंट ऑलरेडी क्लोज्ड करके मैसेज आया होगा।
और वो अमाउंट वहां जमा नहीं हुआ होगा। इसलिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बीसी बैंकर्स चेक बना के दिया होगा उस अमाउंट जहाँ राइट, यू आर करेक्ट। हाँ, मुझे पता है ये ऐसा ही होता है। इसलिए इस पीपीएफ में हमेशा ध्यान में रखिए, बहुत जनों के क्वेश्चंस आते हैं। एक बार रानी मैम का भी यही था कि उनका पीपीएफ अकाउंट और कहीं है और उन्होंने किसी और बैंक का चेक दिया है। तो नॉर्मल इसमें कैसा है कि वो हो जाता है, अगर आपका कोई एक्सटेंशन का इसका उसका नहीं है, नया पीपीएफ अकाउंट ओपन हुआ है, हो जाएगा। बट ऐसे समय ऐसा होता है ना कि वो सेम टाइम पे करवाना जरूरी है मैच्योरिटी के समय। अगर वो तब के तब आपने अगर सपोज वहां पे 500 रुपीज कैश भी डिपॉजिट कर दिया रहता पीपीएफ अकाउंट में, तो वो चीज आपको तभी क्लियर हो जाती थी कि ये अकाउंट क्लोज हो चुका है या मैच्योर्ड हो चुका है या इसको एक्सटेंड के लिए ड्यू है। यस मैम, लेकिन हमें इंटीमेट नहीं किया, हमने उसके पहले साल भी उनको पूछा था क्लियर करने के लिए, फिर अभी भी उनको पूछा था, पर वो मैडम इश्यू होता है कम्युनिकेशन, जो भी है वो उनका काम है एक्चुअली, वो क्लियर करना चाहिए उस चीज को, उसके लिए अपन कुछ नहीं बोल सकते। बट ये जो आप जो बोल रहे हैं ना प्रॉब्लम, ये ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा कि पीपीएफ में पैसा जमा हो गया और उसके बाद उन्होंने बोला कि अकाउंट क्लोज हो गया, अब हम आपको नहीं कर सकते। अग्री मैम, अग्री। लेकिन मैम एक्चुअली प्रॉब्लम यही हुई जो मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए कि जब हमने 1 साल पहले पूछा था तब उन्होंने कहा था 1 साल और है आपके पास, आप नेक्स्ट ईयर कर देना। जब हमने नेक्स्ट ईयर उनके पास फिर से उस चीज के लिए गए तो उन्होंने कहा पहले आप ये जमा कर दो और फिर एप्लीकेशन दे दो। हमने दोनों काम किया, लेकिन हमारा लक है या क्या है हम कह नहीं सकते, लेकिन वो हमारे लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि हमारा जब उस चीज का बेनिफिट लेने के लिए आया 15 इयर्स जो हम 5 इयर्स का आगे बढ़ा के कर सकते थे, तो वो हमारा लॉस हो गया इस वजह से, क्योंकि वो बैंक अथॉरिटी ने हमें प्रॉपरली गाइड नहीं किया। हमने तो उनसे बात किया था, हमने 1 साल पहले भी बात किया था, वो साल भी किया, उनके कहे अनुसार हम चले भी, लेकिन हमारा लॉस हो गया। जो हमें 5 इयर्स का बेनिफिट मिलना था, आगे 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 बढ़ते जाता, वो हमारा नहीं हो पाया। वो अब अगर आप नया खोलते तो फिर से 15 साल की हो, फिर से लॉक हो जाएगा। यस, जो रहेगा क्राइटेरिया वो उस पर शुरू होगा। ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे केस में आप देखिए, ये तो एक अनफॉर्चुनेट कि ये हो गया, ये अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ये सब आप बोल सकते हैं। बट आपको अब इस केस में तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आपको नया पीपीएफ ही ओपन होगा, इसमें और कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, हमने वो कर लिया है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ तो करना चाहिए ताकि अवेयरनेस हो, या फिर हमें कुछ तो उसका कुछ मिलना चाहिए करके, क्योंकि हम दोनों बार बात किए ना, हमने दोनों बार अथॉरिटी से बात करने के बाद ही प्रोसीडिंग की है। मैं आपको सबको ये बोलना चाहूंगी, पीपीएफ अकाउंट में आप चेक कीजिए, कोई भी बैंक का दीजिए, क्लियरिंग में दीजिए, कुछ भी दीजिए, बट जब मार्च एंड होता है ना, 31 मार्च जो अपना फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग होता है, उस समय मार्च महीने में कभी भी एक बार ब्रांच में जाके मिनिमम 500 रुपीज मिनिमम, मैक्सिमम आपको अगर 1.5 लाख का है तो उसी डे सेम डे जाके मार्च में जाके उसको डालिए उसमें हर साल। ओके मैम, एक और क्वेश्चन है कि हमारा जो ये पीपीएफ अकाउंट में कभी भी अगर पैसे जमा करने हैं तो हमने ऐसा सुना है कि फर्स्ट 5 जो रहता है मंथ का, उसमें डिपॉजिट करने से बेनिफिट ज्यादा मिलता है। यानी अगर जैसे अप्रैल में किया या मई में किया तो पहला जो 5 डेज है, जैसे 5 अप्रैल तक आप कर दो तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलता है। तो ऐसा है या फिर ये मतलब कुछ गलत है? ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। अगर देखिए वन स्ट्रोक में डालते हैं ना तो उसका बेनिफिट आपको पूरा ही मिलता है, ठीक है ना। कोई लोग सिर्फ साल में एक ही बार पीपीएफ में पैसा डालते हैं, हाँ, 1.5 लाख डाल देते हैं, 1 लाख डाल देते हैं, जो भी है उनको जितना डालना है उस हिसाब से। तो वन स्ट्रोक के लिए ऐसा कोई ये नहीं है। हाँ, अगर आप एवरी मंथ आपका कुछ हर महीने सैलरी से आप डिडक्ट करते हैं, आप हर महीने आपके अकाउंट से उसमें पैसा जाता है, आपने ऐसा ही लगाई हुई है, तो उसको 5 तारीख तक दीजिए, 1 से 5 के बीच में दीजिए, तो पूरा मंथ उसमें काउंट हो जाता है। ओके। तो अगर लमसम देना है तो फिर हमें अप्रैल में देना बेनिफिट रहेगा या फिर हम आखिरी में भी दिए तो बेनिफिट रहेगा? या मार्च की लास्ट। आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है, मिस हो रहा है बहुत सारा कुछ। ये मेरी तरफ से? नहीं, सोनल जी की आवाज नहीं आ रही है बराबर। हाँ, नहीं, मुझे बहुत ज्यादा हो रहा था। मुझे उनका आवाज पूरा क्लियर आ रहा है। नहीं, श्वेता जी का तो आ रहा था, आपका नहीं आ रहा है सोनल जी। हाँ, एक बार या तो लॉग इन लॉग आउट कर लें। अभी चेक कीजिए।
हाँ, थोड़ा बेटर है। अभी हाँ, ठीक है। हाँ, तो मेरा सवाल यही था कि अगर लमसम देना है तो अप्रैल मंथ यानी फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के वाला जो है, जैसे तो उसमें हमको 1 से 5 तारीख के बीच में अगर हम डाल दें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है कि हम कभी भी डालें तो हमको उतना ही अमाउंट इंटरेस्ट का मिलेगा? इंटरेस्ट जो है ना, आप स्टार्टिंग में अगर 1 स्ट्रोक में डाल रहे हैं तो 1 से 5 के बीच में डाल दीजिए, उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो है ना वो प्रॉपर होता है। प्रॉपर मीन्स? प्रॉपर इन द सेंस कि पूरा इंटरेस्ट आपका उसमें कवर हो जाता है। जैसे बीच में अगर अपन डालते हैं 15-20 तारीख को, ठीक है ना, तो वो 15 तारीख के बाद का वो कैलकुलेट नहीं हो पाता है इंटरेस्ट, यानी वो डेज के हिसाब से नहीं आता है उसमें इंटरेस्ट। अच्छा, हाँ, तो इसलिए 1 से 5 के बीच में डालते हैं तो वो पूरा मंथ 25 जैसे डेज पकड़ के वो कैलकुलेट होता है, तो वो पूरा कवर हो जाता है उसमें। ओके। हाँ, तो मैं बोल रही थी जो हमारा प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुका है तो उसका लिटिगेशन के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? अब वो उतना आप एक बार वहां पे जो हेड है उनसे बात कर लीजिए उससे रिलेटेड, क्योंकि वो अकाउंट क्लोज हो गया, इंटीमेट करना था, उन्होंने नहीं किया, क्या रीजन है, क्या है, क्यों नहीं किया, वो उनसे आप लीजिए रिटर्न में, वो क्या उस पे जवाब देते हैं। बाकी तो एज सच और तो कुछ उसमें कर नहीं सकते हैं। ओके मैम। वो अकाउंट आपका वापस रीओपन होगा नहीं, ये तो 100% श्योर है। आपको नया ही ओपन करना है और नए में ही वर्क करना है। हाँ, लेकिन हमारा वही है कि 15 इयर्स का जो था हमने एफर्ट लगाया था वो उसका लॉस। वही चीज आप मुझे बोल रहे हैं, मैं आपको वही बोल रही हूँ, वो हो गया है ना। अब उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आप वहाँ के जो ब्रांच हेड है वो आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स देते हैं, आप उस हिसाब से उस पे वर्क कीजिए आगे में। उसके लिए मैं अलग से ऐसा कुछ नहीं बता सकती आपको कि आप ये कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, जी मैम, है ठीक ना। है। ओके, हम लोग आगे बढ़ते ओके, हैं। थैंक यू मैम। हमारा टॉपिक बचा है अभी और समय हो गया है। ठीक है। और एक सेकंड थिंग मुझे ये बताना था थोड़ा डीमैट अकाउंट्स के बारे में, हाँ जी। है ना। डीमैट अकाउंट्स भी आप लोग ओपन कर सकते हैं। एट प्रेजेंट मार्केट का सिचुएशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं डीमैट में। जिनके है जो ट्रेड करते हैं उनको अच्छे से पता है, ठीक है। डीमैट अकाउंट कोई भी ओपन कर सकता है, सिर्फ उसमें जो कंपल्शन है कि आपका पैन कार्ड होना मस्ट है। सेकेंड थिंग, आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। और डीमैट कोई भी ओपन कर सकता है। डीमैट जैसे इसमें 2 है कंपनीज, एक CDSL है और NSDL है। आप दोनों में से कहीं पे भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। किसी ब्रोकर के थ्रू ओपन करना है वैसे करिए, ऑनलाइन अगर ओपन करना है तो ऑनलाइन का भी ऑप्शन है, जीरोदा वगैरह बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पे ऑनलाइन भी डीमैट अकाउंट्स ओपन होते हैं। डीमैट अकाउंट में आप ट्रेड करते हैं, शेयर्स परचेज करते हैं, शेयर्स सेल करते हैं, बाय एंड सेल होते रहता है। इन शॉर्ट मैं आपको 1-2 चीजें बताऊंगी, बहुत छोटी यानी लिमिटेड में ही बताऊंगी, पूरा डीप में इसके लिए बहुत अलग से सेशन लेना होता है, वो अभी इतना क्लियर नहीं हो पाएगा। सपोज कोई एक कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हल्दीराम है, उसको कुछ फंड की रिक्वायरमेंट है, उसको अपने आउटलेट्स ओपन करने हैं सब कुछ बहुत सारे, और उसको कोई फंड की रिक्वायरमेंट है, तो वो सबसे पहले बैंक के पास जाता है फाइनेंस के लिए, नहीं ना, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें अमाउंट लगता है ना। अगर उसको बहुत हायर लेवल पे करना है तो फंड जो है वो बहुत बड़े लेवल पे लगता है, वो पॉसिबल नहीं होता है किसी के लिए तुरंत में इतना फंड जमा करना। तो उसके लिए वो बैंक के पास जाता है, बैंक उसमें कुछ अमाउंट कुछ परसेंट सैंक्शन करती है। किसी को 100 करोड़ का रिक्वायरमेंट है तो बैंक उसमें कुछ 10-15-20% सैंक्शन करती है। बचा फिर बाकी का अमाउंट 80% अमाउंट वो कहाँ से लाएगा। तो इसके लिए फिर वो क्या करता है, कंपनी अपना एक IPO निकालता है। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हल्दीराम अपना एक शेयर निकालता है, एक यूनिट, कि सपोज उसका शेयर है 100 रुपीज का, उसने एक अपना यूनिट निकाला है, तो वो ऑफर करता है कस्टमर पब्लिक को कि आप वो परचेस कीजिए। अब अपन कंपनी देख के फिर कि अपने को पता है कैसा है ब्रांड, हल्दीराम कैसा है, उस हिसाब से अपन उसमें पैसा लगाते हैं। सपोज मान लीजिए उसका 100 रुपए का शेयर है, तो IPO जब निकलता है तो उसका लॉट आता है
कि 10 लॉट का आपको एक लॉट लेना है, 10 शेयर्स का एक लॉट होता है, 15 का, जैसा भी है, तो आप उससे ना वो शेयर्स बाय कर सकते हैं। अब डिपेंड्स कि अगर कंपनी बहुत अच्छी है, उसका अपन जब कोई पूरा जो बैकग्राउंड है वो चेक करते हैं तो अपने को पता होता है कि कैसी है, क्या है, या फिर इसकी पूरी डिटेल करके एक चैनल है जी बिजनेस जो है, उसमें ना सुबह 8:30 बजे से बहुत अच्छा शेयर मार्केट के ऊपर अनिल सिंघवी करके है, वो देते हैं इसके ऊपर, तो आप वो जरूर सुनिए। तो उसमें आप शेयर्स परचेज कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। मान लीजिए कोई शेयर आपको परचेज करना है उस डीमैट अकाउंट में, डिजिटल फॉर्म में सब कुछ होते रहता है, तो डीमैट अकाउंट में आप कोई कंपनी का शेयर बाय कर रहे हैं, आपने 100 रुपए से बाय किया, कुछ दिनों के बाद वो ऊपर जाता है या नीचे भी आता है, ठीक है ना, डिपेंड कि आप उसको कितने समय के लिए होल्ड करते हैं, आपकी होल्डिंग कितनी अच्छी है उसके ऊपर आपका प्रॉफिट रहता है नॉर्मली डीमैट का, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि 100 रुपए का शेयर लिया है, कुछ दिनों के बाद वो 50 हो जाता है, तो उसमें आपको पेशेंस रखना है, जैसे आप उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है फंड, आप उसको 100 के बाद 120 होता है तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एट प्रेजेंट तो मार्केट का सिनेरियो बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं लोगों के, इसमें डबल तिबल हो रहे हैं, आईपीओ बहुत सारे ओपन हो रहे हैं, आप आईपीओ में भी पैसा लगा सकते हैं। आईपीओ ऐसा होता है ना, कभी कभी 100 रुपए पे खुलता है, उसका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग 100 रुपीज है मान लो, तो वो जब ओपन होता है तो वो ओपन ही 150 पे अगर हो रहा है तो डायरेक्टली आपको 50 रुपीज का एक शेयर पे प्रॉफिट हो जाता है। तो ऐसा अलग अलग इसमें बहुत वास्ट है ये डीमैट का भी, तो इन डिटेल वो एक दिन अपन लेते हैं। अगर किसी को और कुछ है क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं। मीना जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हेलो मैम, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ, आवाज आ रही? हाँ मैडम, आपका इधर में म्यूचुअल फंड जो है एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है वो और बॉन्ड्स, उसकी अभी पोजीशन क्या चल रही है? दूसरी बात ये अभी है, नहीं ले पाएंगे वो टॉपिक, अकाउंट से रिलेटेड जो भी कुछ है तो अभी हम जरूर ले सकते हैं, बिकॉज टाइम अभी हमारा हो चला है। अच्छा, और हम लोग दूसरी ये बात सारे है टॉपिक लेने मैडम, वाले हैं आगे। ओके मैम तभी पूछ लेंगे फिर, तभी वो टॉपिक में हाँ, आएंगे। म्यूचुअल तो और एक फंड टॉपिक ऐसा है मैम कि 9 इयर्स की सीए के तरफ कुछ कुछ सीए उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, 9 इयर्स के लिए कुछ फंड्स उनके पास में रखेंगे, आप प्रिंसिपल अमाउंट में रखेंगे, तो उसको आपको रिटर्न्स में वो हर महीने में उसके आपको एक पेंशन अकाउंट, पेंशन के वजह से देते हैं। जैसे मैंने अब ये डाला हुआ है 20 लाख रुपीज, वन ऑफ द सीए एसबीआई के तरफ से मेरे को उसको 16,000 रुपए पर मंथ उसका ये मिल रहा है, रिटर्न्स मिल रहा है पर मंथ एज ए पेंशन। तो उसके बारे में भी आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा, इसके लिए वो स्कीम देखना के बारे में भी। ये क्या है, किस स्कीम में आप डाल रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मल्टीपल स्कीम है ये। और कुछ अच्छा, अकाउंट के बारे में आप लोग कोई क्योंकि पूछना चाहते हैं ऑडियंस में से? एक क्वेश्चन आया है यहाँ पर कि एक पर्सन 2 पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है क्या? नहीं, ओनली 1 पीपीएफ अकाउंट इज अलाउड। ओके, और कुछ कोई पूछना चाहता है? यस, ओके फाइन। तो यस, यस हर्षिता जी। Yes. मैम आई वांट टू नो, तो जो एचयूएफ अकाउंट है वो बस मेल ही खोल सकते हैं या फीमेल विद हर डॉटर या फीमेल विद हर सन आल्सो कैन ओपन द अकाउंट एचयूएफ?
HUF अकाउंट मेल ही ओपन कर सकते हैं, फीमेल ओपन नहीं कर सकती है। Why is it so? ये अपने लॉ का ही है, हिंदू लॉ का। जो करता है वो मेल जो है, जैसे सपोज फैमिली में अगर जैसे गर्ल चाइल्ड है, ठीक है ना, जो बड़ा है सबसे बड़ा, उसी के नाम पे PPF अकाउंट ओपन होता है, HUF अकाउंट ओपन होता है, सॉरी। इसका मैं डिटेल में लूंगी आपका HUF का पूरा, Okay. इसका Yes. अलग सेशन लेना होगा क्योंकि ये काफी वास्ट है। HUF जो है ना, बहुत इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, तो उसको इतने कम इसमें अपन क्लियर नहीं कर पाते हैं HUF को। और इसका मैम जो मुझे एक और डाउट था, जैसे सपोज हम लोग का अगर स्टाफ होता है, जैसे हम उनको भी समझाते हैं कि तुम लोग इधर उधर पैसा डालने से बेटर है अपनी सेविंग किया करो, जमा करके रखा करो, तो बच्चों की पढ़ाई के लिए आगे आपको काम आएगा, राइट? ये अपन अपनी तरफ से उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको थोड़ा नॉलेज दे सकते हैं कि वो लोग भी एक फीमेल होके कैसे अपने बच्चों के लिए पैसा सेव कर सकती है। तो मुझे ये पूछना था कि जब हम बैंक में, जैसे हम लोग को ठीक है अपना PPF में चेक दे देते हैं, राइट? बट ये लोग जिनके पास द पर्सन हु आर नॉट टैक्स पेयर्स ऑल्सो कैन ओपन अ PPF अकाउंट, यानी उनके पास तो ये मनी होता है जो आप बोलोगे ब्लैक मनी, राइट, नॉट अ वाइट मनी, तो वो लोग भी PPF अकाउंट खोल सकते हैं? या तो फिर वो अपना ब्लैक मनी को सेविंग कैसे करना चाहिए, इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए ताकि वो उनको रिटर्न्स मिले? जो ये स्टाफ होते हैं वो लोग बहुत बार हमसे पूछते हैं कि हम लोग मैम क्या करें, बोला यार मुझे भी नहीं पता, है, हैव टू आस्क द CA। PPF अकाउंट तो देखिए, PPF अकाउंट कोई भी ओपन कर सकता है, हाउसवाइफ ओपन कर सकती है, स्टाफ, सैलराइट जो भी है ना, PPF अकाउंट कोई भी ओपन कर सकता है। तो मैम उसमें वो तो 1.5 लाख रुपए जो कैश है, अगर सपोज वो 50,000 या 10,000 भी डाल रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो आपका टैक्सेबल इनकम में से ही जाना चाहिए, या आप ऐसे भी दे सकते हैं? आप ऐसे भी दे सकते हैं, उसमें कोई जरूरी नहीं है। और अब उनको और किसी चीज में इन्वेस्ट करना है, जैसे PPF के तो 15 इयर्स में उनको रिटर्न मिलेगा, राइट? बट yes, अगर उनको रिटर्न्स चाहिए तो वो लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि उनको वो मनी, उनका इन्वेस्टमेंट में वो डबल हो? लाइक ठीक है वो लोग थोड़ा कभी अगर सोना खरीद लेते हैं, अच्छा मगर रिटर्न चाहिए, अच्छा रिटर्न चाहिए आपको, और अगर स्टाफ है बिलो 40 इयर्स है, और अगर वो होल्ड कर सक रहे हैं उस चीज को, हाँ, ठीक है, सबसे बेस्ट वे अगर है तो म्यूचुअल फंड है मैडम। म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है कि यंगस्टर्स लोगों के लिए बहुत अच्छा है। म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है कि दो टाइप के आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक हाइब्रिड फंड होता है, इक्विटी और डेट, ठीक है। अगर इक्विटी में डालते हैं तो टोटली मार्केट से रिलेटेड है वो। डेट right, फंड होता है वो सेफर साइड में चलता है, गवर्नमेंट के इसमें ही वो डील होता है डेट फंड, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, इनमें ही वो पैसा लगता है, तो वो पैसा नॉर्मली सेफ रहता है। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज हाइब्रिड फंड, ठीक है। तो हाइब्रिड फंड में कैसा होता है, इक्विटी प्लस डेट दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर इस फंड में वो लोग पैसा डालते हैं तो क्या होता है, पैसा भी सेफ रहता है इनका, ठीक है, और रिटर्न्स जो है बाकी इससे इसके रिटर्न्स अच्छे आते हैं। बट इसमें ये है ना कि बहुत फास्ट रिटर्न नहीं बनता है, यानी फास्ट इन द सेंस कि आप बोलोगे कि मैंने 1-2 साल डाला है उसके बाद मुझे वो विड्रॉ करना है, तो उस समय क्या सिचुएशन है मार्केट का, सपोज बहुत अच्छा है आज के जैसे अगर सिचुएशन है ना, तो उसको 15 से 20% का रिटर्न आराम से मिल जाता है, ठीक है। okay, बट अगर मार्केट का सिचुएशन डाउन है, जैसे बीच में कोरोना आ गया था जब लास्ट ईयर मार्च में, तब बहुत डाउन था, तो उसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी आपका कभी कभी कम दिखाता है ना, रिटर्न्स इतना अच्छा नहीं आता है। बट म्यूचुअल फंड में जैसे मैं आपको एक मेरा एग्जांपल बताती हूँ कि मैंने अभी लास्ट आई थिंक 8 मंथ्स बिफोर एक SBI का चिल्ड्रंस बेनिफिट प्लान करके आया था, ठीक है। उसमें मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, मैंने अमाउंट डाला है 1 लाख। आज के डेट में उसका रिटर्न है मुझे 103% होगा, है ना। वाह, यानी 1 लाख का मेरा अमाउंट आज मुझे वो शो कर रहा है 2,04,000 या 6,000। उसको हुए हैं सिर्फ 6 महीने, 6 से 8 महीने, क्योंकि वो नया लॉन्च हुआ था। तो ये कुछ कुछ चीजें कैसा है कि वो ब्रांच में या बैंक में इन लोगों को पता रहती है कौन से फंड में डालना चाहिए, वो लोग सजेस्ट करते हैं आपको वैसे।
मैम जैसे ये तो आपको पता है इसलिए आपने किया, जिनको नहीं पता हो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? ऐसा है ना, ये जैसे आप जाते रहते हैं या फिर आप चेक कीजिए म्यूचुअल फंड में। कुछ भी नहीं मैम, आपको गोल्डन पर्स के साथ बने रहना है। जस्ट स्टे सेफ एंड बी विद द गोल्डन पर्स। नहीं आई नहीं हैव मैम, सम आई अनाउंसमेंट। एम तो ऑलवेज देयर, बट ऐसा लगता है ना जो फीमेल स्टाफ हम लोग की होती है तो बहुत बार ऐसा लगता है यार उन लोग के लिए भी हमने क्या करना चाहिए, जैसे आपने मैम जो वीपीएफ के बारे इन्वेस्टमेंट की में बात कर बताया। रहे हैं फिलहाल, आई रियली बी सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट फिलहाल जो हमारा टॉपिक है और काफी रात हो चली है, आई हैव टू क्लोज दिस सेशन। इन्वेस्टमेंट वाली या जो मैम, बात है तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी देयर, लेकिन जब तक हम बेसिक चीजें नहीं समझेंगे, बहुत ज्यादा लालच होता है हमें कि इन्वेस्टमेंट टॉपिक पर सीधा जाए, बट आई विल नॉट गो पर्सनली। आई फील वी हैव टू ऑलवेज स्टार्ट विद द बेसिक्स, start from ABC, we'll reach there and Yes. we'll make huge money. Don't worry. We are here with a golden purse and we are going to get something really nice. So don't worry about it. Be with us one by one, step by step. We'll be right there where you are dreaming of. Okay. हम लोग सारे चीजों को सिस्टमैटिकली थोड़ा सा डील करना चाहते हैं। आई डोंट वांट टू मेक अ मेस आउट ऑफ द ऑल द टॉपिक्स। सभी चीजें टॉपिक्स ऐसे लगता है कि सब एक साथ ले लें, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। एसिमुलेट भी करना होगा हमको सारे टॉपिक्स को। I have some announcements here to make. First of all, thanks a lot, Sonal ji. Working day में, working from morning 9 o'clock to 7 p.m. उसके बावजूद उन्होंने समय निकालकर दोनों दिन, दोनों वर्किंग डेज को she has taken this session जब वो बिल्कुल टायर्ड है। आई एम रियली थैंकफुल कि आप हमारे साथ जुड़ी और आपने हम सबको इतने अच्छे से, बहुत ही सटीक तरीके से, मैं कहूंगी बहुत टू द पॉइंट, हमें सारी इंफॉर्मेशन शेयर करी है। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी मोर सेशंस विथ यू। और हम लोग को भी, हम भी चाहते हैं कि आपको जैसे फायदा हुआ हमें भी फायदा हो, तो आप हमें ऐसी कुछ कुछ चीजें से अपडेट कराते रहे। आई शेयर दैट विद द रजिस्टर्ड गोल्डन पर्स मेंबर्स ऑफ कोर्स। तो हम लोग बने रहेंगे। सेकेंड थिंग इज दैट कि अब से गोल्डन पर्स के सेशंस आफ्टरनून 3 o'clock को होने वाले हैं, ओनली विद स्पीकर्स लाइक सोनल जी जो वर्किंग है। दिन में शी मे नॉट बी एबल टू फाइंड हर टाइम क्योंकि वो खुद जॉब पर रहती है, शी इज इन द बैंक। तो ऐसे समय हम लोग ऐसे स्पीकर्स के साथ में रात में सेशंस लेंगे, या हम इनके रिकॉर्डेड सेशंस भी ले सकते हैं। विल जस्ट वर्क ऑन दैट। ये लेवल 1 वाले सेशंस की बात कर रही हूँ मैं, मतलब जो बेसिक सेशंस है वो। और जो लेवल 2 सेशंस है, दैट इज मोस्टली अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स। तो वहां पर ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हम कि डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, ये क्वेश्चंस वहां नहीं होंगे। वहां दैट इज अ लेवल 2 सेशन जो कि हमने जितिन भाई के साथ में लिया था और हम लेते रहेंगे। इवन सोनल जी, स्नेहा जी, दे ऑल आर गोइंग टू बी देयर इन लेवल 2 सेशंस आल्सो। वो रात में रहने वाले हैं और सैटरडेज को रहने वाले हैं, सो दैट वर्किंग वुमेन, इवन वर्किंग मेल्स कैन आल्सो अवेल द बेनिफिट ऑफ दो सेशंस। तो ये मुझे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स करनी थी। द 3 topics that are going to come ahead in the golden purse is, one is about debit card, credit card. Another that will be by Sneha ji. Another will be about the banking transactions that will be taken by Sonal ji. And third is going to be about the this net banking, different apps, mobile banking basically. तो वो पायल जी लेने वाली है। तो इस तरह से एवरी वीक वी आर गोइंग टू हैव 1 सेशन, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं तो 2 सेशंस नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग एक सेशन को थोड़ा सा एक्सटेंडेड रह सकता है, एंड द सेशंस विल बी इन द आफ्टरनून। तो आप लोग बिल्कुल भी जुड़े रहिए और लोगों को जोड़िए, एंड बी देयर।